गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, सतत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था कि कार्बन परमाणु कैसे जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो का है साखित श्रृंखला और समव्ययता। मतलब अभी तक हमने जो उदाहरण पढ़ा था उसमें क्या था? सिंपल यानी लंबी श्रृंखला बना रही थी। कार्बन जो परमाणु है कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना रही थी। अब हम देखेंगे कि उसमें शाखाएं भी होती हैं। तो ये आपका जो उदाहरण है ये आप देख रहे हो, तो ये क्या है? कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ही क्या बना रहे हैं? मेथिल समूह जुड़कर एक सिंपल संरचना बना रहे हैं। मतलब ये क्या है? आपका एक लंबी श्रृंखला हो गई कार्बन की, लेकिन शाखाएं, तो ये वाला जो उदाहरण है वो आपका ये शाखाओं वाला उदाहरण है। तो हमने क्या किया था? अभी तक जितना भी उदाहरण पढ़े थे उसमें कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना रहे थे। अब उसमें शाखाएं भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये क्या होगा? ब्यूटेन। और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C4H10। उसी प्रकार ये तो हो गया। अब 4 कार्बन वाला है इसलिए ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका अणु सूत्र क्या होगा? C4H10। यानी हाइड्रोजन कितना है? 10 और ये कितना है आपका? इस तरीके से। और कार्बन कितना है? 4। अब इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे तो इसमें भी मतलब अणु सूत्र तो इसका सेम होगा, लेकिन इसकी संरचना क्या है? अलग है। तो इसमें शाखाएं हैं। आप देखोगे तो कार्बन परमाणु से मतलब 2 या 2 से अधिक कार्बन है, उसके साथ एक और कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है, मतलब ये शाखित है। ये सिंपल संरचना है, ये शाखित है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। यानी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाइड्रोजन क्या है? 10। तो इसका भी सूत्र, इन दोनों ही चित्र को आपको देखने से पता चल रहा है कि दोनों में जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होगी? समान है। मतलब दोनों का अणु सूत्र C4H10 है, इसका भी। लेकिन ये क्या हो गया? आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाला हो गया उदाहरण, और ये क्या है? शाखित श्रृंखला का उदाहरण हो गया। मतलब इसमें शाखाएं हैं, एक कार्बन परमाणु के साथ ये बीच में और ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये शाखित है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों का ही जो अणु सूत्र है वो तो समान है, यानी परमाणुओं की संख्या एक प्रकार है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे? अलग अलग यौगिक होंगे। और जिसके अब हम इसे क्या कहेंगे? यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। अब समव्ययता किसे कहते हैं उसे बता रही हूँ। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है उसको हम क्या कहते हैं? समव्ययता कहते हैं या फिर समवयी कहते हैं। मतलब एक दूसरे के ये समवयी होते हैं। एक बार और देख लीजिए, समव्ययता हम किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे ये दो एक दूसरे के दोनों ही समवयी होती है और ऐसे गुणों को हम समव्ययता कहते हैं। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नामकरण करने के लिए हमें क्या देखना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। आप देख रहोगे तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हो या कोई भी ग्रुप जिसमें जुड़ा हो वो उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप कहाँ पर? हमें सबसे पहले तो नामकरण करने के लिए एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल दोनों ही हैं, तो इस तरीके से अगर मैं इसको नाम दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। तो हमें ऐसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करना है जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हो और क्या होगी? उसकी संख्या कम होनी चाहिए। मेथिल ग्रुप कोई भी। तो हम इस तरीके से ये चयन करते हैं तो देखेंगे कि दोनों ही में कितना है। अब इसका हम नामकरण करते हैं तो क्या होगा? 1 2। ठीक है, ये क्या होगा? 1 और 2, और ये क्या हो जाएगा आपका? 3।
इस तरीके से इसका पहला नियम क्या था आपका नामकरण करने का, तो सबसे हमें पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो हमने इस तरीके से कार्बन श्रृंखला चयन किया, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 इसको नाम देते हैं। तो 2 में क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसमें देखेंगे हम अगर इसमें भी इसको ये करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करते हैं इस वाले उदाहरण में भी, तो इसका जब हम नामकरण करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप जो है वो भी कितने नंबर पर, 2 नंबर पे आया है। लेकिन हमें उसका अंक देखना है जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो कम होना चाहिए। तो ये वाला आपका संरचना सूत्र सही है। आप लोग को ये नहीं देखना है कि वो चाहे वो रेखाएं सीधी कार्बन श्रृंखला भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हो या कोई भी एल्किल ग्रुप जो जुड़ा हो, उसकी जो कार्बन श्रृंखला चयन करते समय उनकी संख्या कम होगी। तो अब हमने एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापी मूल उसको लिखना है। यानी ये मेथिल समूह कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर। ये आपका क्या हुआ है, इस पर ये जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद एक छोटी सी लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 क्या है, मेथिल, तो हम क्या लिखेंगे, मेथिल करके इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन वाला है, ये 1 2 3, यानी एक 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बना रही है। तो 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इसका जब IUPAC नामकरण होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। क्यों हुआ 2, क्योंकि सबसे हमने पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया है, तो नाम दे रहे हैं। तो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले हमें इसकी संख्या जो देखनी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिसमें मेथिल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है वो। तो कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, इसलिए 2 लिखे। उसके बाद छोटी सी लाइन खींचनी है आप लोग को। उसके बाद इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर CH3 यानी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें मेथिल लिखेंगे। और ये मतलब हम जब लंबी श्रृंखला बना रहे हैं तो ये कितने कार्बनों की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3, तो इसलिए इसका ये 3 कार्बन है, मतलब क्या होगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नामकरण करेंगे तो IUPAC नाम में 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसी तरीके से आप लोग आगे और भी एग्जाम्पल इसका बना सकते हो, इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं। आप लोग के 9th में उतना ज्यादा नहीं है, जब 11th में आप लोग जाओगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लोगे, तो इसी का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है आप लोग का, IUPAC नामकरण। तो आप उसमें मतलब ये इसमें 9th के कोर्स में कम है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्या है, नामकरण की कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए हम एल्कीन की जो फ्लो चार्ट है उसको देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्कीनों की संघनित संरचना, अणुसूत्र एवं उनके नाम। एल्कीन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या फिर हाइड्रोजन के बीच क्या है, मतलब एकल बंध पाया जा रहा है, उसे हम एल्कीन कहेंगे। सॉरी, डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एल्कीन कहलाएगा। अब सभी एल्कीनों के लिए जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n। तो अब हम इसका अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, तो एल्कीनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल भाग और अनुलग्न। तो मूल भाग और अनुलग्न दोनों ही मिलकर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरीके से ये बना रहे हैं। तो हम देखेंगे अणु सूत्र कैसे निकालना है। तो N यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो N के जगह हमें क्या नाम लिखना है, 2, और ये क्या हो गया, H2, और N के जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H4। तो ये किसका हो गया आपका अणु सूत्र, एथीन का। वैसे ही प्रोपीन के जगह हमने क्या है, प्रोपीन मतलब कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। तो यहाँ कार्बन की जगह मैंने 3 मान रख दिया, यहाँ पर भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, C3H6। तो ये किसका निकलेगा, आपका प्रोपीन का। अब देखेंगे इस सारणी में कि N जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शा रहा है, यानी कितने कार्बन वाले हैं। तो यहाँ पर जो मूल भाग होता है 1, यानी ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, और अनुलग्न है कि उनमें कौन से बंध बनेंगे, यानी आबंध कौन से बनेंगे। जैसे इन लग रहा है, एथ धन इन मतलब एथीन, यानी इन कार्बन परमाणुओं के बीच या हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, डबल
कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, एथीन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखोगे इसके संगठित संरचना सूत्र एथीन का H2C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी ध्यान देंगे संगठित संरचना सूत्र में इसके पहले वाले एल्केन में क्या था, कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, और देखेंगे आगे देखेंगे 3 कार्बन वाले यानी प्रोपीन का जो हम संरचना सूत्र देखेंगे तो इसकी संगठित जो संरचना है वो क्या होगा, H2C डबल बॉन्ड CH3 और इसका अणुसूत्र होगा CH3H6। तो इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो फिट करके कि प्रोपीन यानी कितना, 3 कार्बन वाले। तो ये हो गया आपका प्रोपीन का अणुसूत्र। वैसे ही ब्यूटीन का जो अणुसूत्र होता है C4 और H8 होगा। तो प्रोपीन मतलब कितना, ब्यूटीन मतलब कितना, 4 कार्बन वाले। तो इसका जो संगठित संरचना होगा वो H2C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो इनके बीच में भी आप देखोगे तो कितने का अंतर है, CH2 इकाई का ही अंतर होता है। एल्किन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एल्किन परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो जो सजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें भी अगर इनको देखेंगे तो इनमें कितना, आप इसको जब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, CH2 इकाई का ही अंतर होगा। तो एल्किन भी एल्केन के समान सजातीय श्रेणी को दर्शाते हैं अपने परिवार के साथ। अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइनों के बारे में। एल्काइन मतलब क्या होंगे, आपके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाए जाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, या फिर हाइड्रोजन के साथ जिनमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के साथ त्रिबंध हो तो वह क्या कहलाएगा, आपका एल्काइन कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं एल्काइनों की संगठित संरचना एवं अणुसूत्र और उनके नाम के बारे में। ठीक है, एल्काइनों की संगठित संरचना, अणुसूत्र एवं उनके नाम। तो एल्काइनों का जो सूत्र होगा, सभी एल्काइनों के लिए जो सामान्य सूत्र है वो क्या होगा, CnH2n-2। तो यहाँ पर n जो है आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, n जो है। और क्या होगा, संगठित संरचना सूत्र में आप देख रहे थे एल्केन में, इन संगठित संरचना सूत्र में जो भी संरचना सूत्र थे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा था, और एल्किन में क्या लग रहा था, डबल बॉन्ड लग रहा था, और एल्काइन में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो आप लोग को अगर एग्जाम में पूछा जाता है एल्केन यानी तो क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसको याद रखिएगा। और सूत्रों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखना, और उसकी सूत्र को भी आप लोग को याद रखना है। तो देखेंगे कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल भाग, अनुलग्न मतलब और उसका नाम। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो एथाइन का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, C2H2, और इसका जो संगठित संरचना होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका संगठित संरचना है। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रोपाइन का यानी 3 कार्बन परमाणुओं का। तो इनका जो संगठित संरचना सूत्र है वो क्या होता है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका अणुसूत्र होता है C3H4। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोपाइन का हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन का जो संगठित संरचना सूत्र है वो क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, HC। तो इस तरीके से ये हो गया आपका किसका, ब्यूटाइन का, और इसका अणुसूत्र होता है C4H6। तो अब इसका अणुसूत्र निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये अणुसूत्र निकालने का, जैसे हम एथाइन का अणुसूत्र निकालते हैं तो एथाइन मतलब कितने कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले। तो n के जगह हमें क्या लिखना है, 2, और H हो गया ये 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो n का मान क्या जाएगा, 2, और ये -2। तो क्या हो जाएगा, ये C2, और ये क्या हो जाएगा H4 और -2। तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, C2H2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एथाइन का जो अणुसूत्र है आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, मान लो जाए हमें ब्यूटाइन का निकालना है, 4 कार्बन वाले का। तो हम कार्बन के जगह इस तरीके से मान रखेंगे, n के जगह 4 कार्बन यानी ब्यूटाइन का निकालना है तो
फिर H2, N के जगह आपका फिर क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया -2। तो ये क्या हो जाएगा, अब 8 में से 2 गया तो C4H6 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइन का जो अणुसूत्र है वो इस सूत्र के माध्यम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी भी जितने भी हैं यानी मतलब 5 कार्बन वाला है पेंटाइन, इस सब का क्या निकाल सकते हो, आपका पेंटेन का, ब्यूटाइन का, सॉरी इस तरीके से आप इसका अणुसूत्र निकाल सकते हो। एल्काइनों का भी जैसे मैंने आप लोग को निकाल के बताया, इसको सूत्र में फॉर्मूले में रखकर किसका मान कि n बराबर 2 है यानी कार्बन परमाणु की संख्या, तो हम इस तरीके से एथाइन का, प्रोपाइन का, ब्यूटाइन का, इस तरीके से हम इसका अणुसूत्र इस रचना में, इस सूत्र में यानी फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने किन किन चीजों का अध्ययन किया था, एल्केन का, एल्काइन का और एल्कीन का। ठीक है, यानी एकल बॉन्ड यानी एल्केन, और एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका उसके संगणित संरचना सूत्रों के बारे में। अब आप क्या है एल्कीन और एल्काइन में समावयता, किसमें एल्कीन और एल्काइन में समावयता। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो संरचना सूत्र दिखा रहा है वो है, दोनों के जो अणु सूत्र हैं वो समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे स्थिति समावयता कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इसका नाम क्या है ब्यूट1ईन, मतलब ये ब्यूट है, मतलब कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन परमाणु वाला है, 1 2 3, 4 कार्बन परमाणु वाला है। उसके बाद हमने इनके बीच में क्या लिखा है, एक छोटी सी लाइन खींचे हैं और संख्या 1 लिखा है। ये एक संख्या किस चीज को दर्शा रहा है, अणु के द्विबंध को दर्शा रहा है, यानी जो द्विबंध पाया जा रहा है वो कौन से नंबर है, कौन से कार्बन परमाणु पर है। तो हम इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4। तो हम देखेंगे कि सबसे कम पास वाला मतलब किस में स्थित है, द्विबंध जो है वो किस पर स्थित है, 1 नंबर के कार्बन परमाणु के पास स्थित है। तो यहाँ पर जो 1 है वो क्या दर्शा रहा है, अणु की द्विबंध को दर्शाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे जो इन है वो किसको दर्शा रहा है, एल्कीन परिवार के सदस्य को दर्शाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट, यानी ये 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट1, यानी ये क्या दर्शा रहा है आपकी द्विबंध की, मतलब कौन से कार्बन के पास द्विबंध पाया जा रहा है। तो ये क्या है आपका सबसे पहले नंबर से पास में ही जुड़ा हुआ है आपका 1। तो ये क्या है द्विबंध, अणु के द्विबंध को दर्शा रहा है। उसके बाद इन जो है वो क्या है एल्कीन परिवार के सदस्य को दर्शा रहा है। अगर हम इसको देखें इसके अणुसूत्र को, तो कार्बनों की संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। तो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। तो इसका अणुसूत्र C4H8 है। तो ये इसकी संरचना सूत्र होगी। अब हम दूसरे में देखेंगे तो इसमें भी क्या होंगे, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका C4। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8। तो हाइड्रोजन भी कितना है, 8 है। तो इस प्रकार के दोनों ही अणुसूत्र में क्या हो रहा है, दोनों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है। क्यों समान है, क्योंकि इसमें भी कार्बन 4 पाए जा रहे हैं, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन भी 4 है और इसमें हाइड्रोजन भी 4 है। दोनों में ही डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड बंद बना रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो संख्या 1 पर स्थित है, यानी द्विबंध पाया जा रहा है। और यहाँ पर हम इसको काउंटिंग करेंगे तो ये नंबर 2 पर। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट, यानी 4 कार्बन वाला है, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया। और उसके बीच हम छोटी लाइन खींचेंगे और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर स्थित है, दूसरे कार्बन पर स्थित है, तो ये 2 हो जाएगा और इन हो जाएगा
इस तरीके से वो एल्कीन परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन दोनों के जो अणु सूत्र हैं वो समान है, लेकिन इनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह समवायता क्या कहलाती है, स्थिति समवायता कहलाती है। उसी प्रकार हम एल्काइन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे एल्काइन के बारे में। हमने इसमें भी एल्काइन में भी स्थिति समवायता होती है। तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो इन दोनों ही संरचना सूत्र में, तो यहाँ पर जो 1 2 3 4, तो 4 क्या है, कार्बन वाले हैं, तो ये ब्यूट हो जाएगा। 1 जो है वो किसकी संख्या को दर्शा रहे हैं आपके, कि मतलब आपका कार्बन परमाणु जो है वो मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर बना रहे हैं, मतलब कौन सी संख्या पर, तो इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के सबसे पास वाले जो कार्बन है वो क्या है, 1 नंबर पे है, तो ये इसको दर्शा रहा है। और आइन जो है वो क्या दर्शा रहे हैं, एल्काइन समूह को। उसी प्रकार हम इसमें अगर इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसमें भी आपको देख रहे हैं कि ब्यूट यानी 4 कार्बन वाले हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है, तो ब्यूट। और जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन से कार्बन पर है, आपका सेकेंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 2। और आइन यानी कौन से दर्शा रहा है, एल्काइन समूह को दर्शा रहा है। तो इसमें भी इसकी स्वरों की संरचना जो है वो क्या होते हैं, अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है। इसमें भी 4 कार्बन है, उसमें भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 4 और 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन इसमें भी संरचना सूत्र भिन्न है। तो इस तरीके से इसमें भी स्थिति समवायता उत्पन्न होती है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। आबंध के आधार पर, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा है। और हम जानते हैं कि एल्केन का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध। उसी प्रकार हम अगर एल्कीन बी की बात करते हैं तो उसमें द्विबंध, और एल्काइन का बात करें तो इसमें त्रिबंध पाया जाता है। तो इन तीनों के बारे में ही हमने पढ़ा है। अब आते हैं कि हमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो बहुबंध यानी जिसमें एकल, बहुबंध मतलब जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वैसे वो क्या कहलाएंगे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाएगा, जिनके बीच क्या होता है, एकल बंध पाए जाते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और बहुबंध यानी जिसमें द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। चलिए अब हम देखते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। तो यहाँ पर उदाहरण है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, जो है वो क्या है आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो साइक्लोप्रोपेन का जो संरचना सूत्र है, मतलब वो क्या होगा, अणु सूत्र होगा C3H6, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 6। तो साइक्लोप्रोपेन का अणु सूत्र होगा C3 यानी C3H6। और ये भी क्या होगा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। और साइक्लोब्यूटेन भी, जिसमें से आपके साइक्लोब्यूटेन में आप देख रहे हैं कि इसमें कितना है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। तो ये आपके साइक्लोब्यूटेन। इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो चक्रीय हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। इस तरीके से आपका ये जो अध्याय है यानी हाइड्रोकार्बन वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो